भारत की उत्तरी सीमाओं के ऊपर जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ आकाश को चीरती है, वहाँ पर एक बहुत ही गहरा संघर्ष छुपा हुआ है। और यह संघर्ष किसी ज़मीन या पानी का विवाद नहीं है, बल्कि ये संघर्ष है आत्मा और आस्था के बीच का। दरअसल बीजिंग द्वारा तिब्बत के ऊपर कब्जा जमाने के बाद एक और बहुत ही गहरा दांव चलने जा रहा है, और वो है दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जब भी सत्ता ने धर्म को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उसके परिणाम कभी भी वैसे नहीं आए हैं जैसा कि सोचा गया है। तो क्या सवाल ये उठता है कि ये दांव बीजिंग का उल्टा पड़ सकता है, या फिर भारत जो कि दशकों से तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहाँ पे आश्रय देता आया है, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। दरअसल तिब्बत जो है वो न सिर्फ भारत का शुरू से पड़ोसी रहा है, बल्कि ये आस्था का एक केंद्र भी रहा है। और 1950 के दशक में जब माओ की सेना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, तब पूरी बौद्ध कम्युनिटी को उसने हिला कर रख दिया था। वहीं 1959 में जब 14वें दलाई लामा जो कि बीजिंग से निष्कासित होकर आए थे, उसको धर्मशाला में घर बनाकर दिया गया और तिब्बती संस्कृति को भारत ने बचा लिया था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजिंग आज ये स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है कि वहाँ से निष्कासित किया हुआ एक नेता पूरी दुनिया में चाइना की जो लेजिटिमेसी उसको चैलेंज कर रहा है, और यहीं से चाइना की असल बेचैनी शुरू होती है। क्योंकि आज चाइना खुलकर दुनिया को ये कह रहा है कि अगला दलाई लामा का चुनाव बीजिंग ही करेगा, और इसी के लिए पंचेन लामा की नियुक्ति में उसने अपना हस्तक्षेप देना शुरू कर दिया था। और वहाँ से पूरी दुनिया को वो एक इशारा दे रहा था कि जो बौद्ध कम्युनिटी है और उनकी आस्था से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं, और वो सभी आज बीजिंग की मुट्ठी में है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आस्था को सत्ता के द्वारा खरीदा जा सकता है, और यदि चाइना अपने इस हस्तक्षेप के द्वारा नया दलाई लामा का अपॉइंटमेंट यदि करने में सफल हो जाता है, तो क्या वो इसको भारत के साथ जो उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जो दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर क्या वो इसकी वैधता पाने के लिए इसका दुरुपयोग करने में सफल हो पाएगा, और क्या वो इसको ऐसा दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। दरअसल धर्मशाला जो आज निर्वासित तिब्बती सरकार का घर है, वहाँ से उठने वाली कोई भी आवाज़ चाइना में आज सबसे बड़ी बेचैनी पैदा कर देती है। और इसीलिए अब भारत जहाँ एक और चाइना को खुश करने के लिए तिब्बत को ऑफिशियली चाइना का पार्ट तो मानता है, लेकिन वह दलाई लामा को भी पूरा सम्मान देता है। और इसीलिए भारत के लिए इन दोनों के बीच में बैलेंस बना पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि भारत चाइना के द्वारा अपॉइंटेड दलाई लामा को स्वीकृति दे देता है, तो क्या वो भारत के हित में होगा। क्योंकि भारत के सामने सवाल ये है कि वो धर्मशाला के रास्ते पर चले या फिर चीन और बीजिंग के द्वारा अपॉइंटेड दलाई लामा को स्वीकृति देकर उसकी शर्तों का पालन करे। क्योंकि भारत को यहाँ पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना होगा। वहीं इन सब के बीच जो बीजिंग ये जानता है कि जो 14वें दलाई लामा है वो अपने आप में पूरी दुनिया में अहिंसा का और शांति का प्रतीक माने जाते हैं, और इसी के लिए उनकी जो है मॉरल स्टैंडिंग पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा है। और भारत जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ देकर जो 14वें दलाई लामा है उनकी जो मॉरल एक्सेप्टेंस है और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्थापित किया है। लेकिन यदि उनके उत्तराधिकारी जो कि चाइना की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगा, वो दलाई लामा की क्रेडिबिलिटी को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, और इसी के साथ साथ ये चाइना की हिपोक्रेसी को भी पूरी दुनिया में एक्सपोज कर देगा। लेकिन भारत के लिए यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यदि दिल्ली इस मुद्दे को सॉफ्ट पावर के रूप में बदल सकता है यदि प्रॉपर डायरेक्शन में एफर्ट्स किए जाएं। दरअसल तिब्बत सिर्फ अब धर्म का मामला नहीं रह गया है भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये वही एरिया है जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकलती हैं, और जिसके ऊपर डैम बनाकर
चाइना ने ऑलरेडी उसको वेपनाइज कर दिया है और एक हथियार के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया है, और जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने के ऊपर। तो यदि इस सक्सेशन का संघर्ष यदि और बढ़ता है तो बीजिंग तिब्बत को मिलिटराइज भी कर सकता है, यानी वो वहाँ पर अपने मिलिट्री प्रेजेंस को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिससे भारत के लिए लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में शांति स्थापित करना और वहाँ भारत के दृष्टिकोण से और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, और ये आध्यात्मिक केंद्र की जगह एक जियोपॉलिटिकल बैटल के रूप में सामने आएगा। दरअसल भारत में जो बसे हुए लाखों तिब्बती हैं वो आज भी तिब्बत को ही अपना घर मानते हैं, और उनकी आंखों में आज भी तिब्बत की फ्रीडम के सपने उनकी आंखों में पाए जाते हैं, और उनका ये सपना है कि वो एक इंडिपेंडेंट तिब्बत को आगे चलकर देखें और उसके इंडिपेंडेंस का ख्वाब पूरा कर सकें। लेकिन चीन यदि सक्सेशन के ऊपर अपना कब्जा जमाता है तो हो सकता है कि इन शरणार्थियों की नज़रों में भारत के प्रति उनका जो विश्वास और फेथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, और भारत चाहे तो इसको एक मॉरल पावर के रूप में आगे चलकर चाइना की जो विस्तारवाद की नीति है उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। वहीं इसी के साथ साथ पश्चिम भी शुरू से तिब्बत का कार्ड खेलता आया, क्योंकि अमेरिका कई बार चाइना के ऊपर यह आरोप लगाते आया है कि चाइना जो है वो रिलीजियस फ्रीडम को कुचलता है, और यदि दलाई लामा के सक्सेशन प्लान में उसके सक्सेसर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को यदि चाइना उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस करता है तो हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका इस मुद्दे को G7 या फिर यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठा सकता है। लेकिन भारत को यहाँ पर बहुत ही इस डेलिकेट सिचुएशन को बहुत ही टेक्टफुली हैंडल करना होगा, क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में चाइना के साथ किसी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहेगा, लेकिन इसी के साथ साथ चाइना के ऊपर एक अप्रोप्रिएट प्रेशर डालना भारत के नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा, और भारत को इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उस थिन लाइन के ऊपर चलते हुए। अंत में एक बात जो कहकर हम इसको टॉपिक को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे वो ये है कि बीजिंग सोचता है कि यदि धर्म को राजनीति के द्वारा या फिर सत्ता के इस्तेमाल के द्वारा यदि कंट्रोल किया जा सकता है तो यह चीन की एक गलतफहमी है, क्योंकि धर्म कभी भी सेनाओं से या फिर राजनीति से बंधा हुआ नहीं है। और चीन यदि दलाई लामा के सक्सेशन की प्रोसेस को यदि मैनिपुलेट करता है तो वो दुनिया में अपने आप को और ज़्यादा आइसोलेट कर लेगा। और इसी के साथ साथ भारत के लिए एक कूटनीतिक सवाल ये है, साथ जो हिमालय की चोटियाँ जहाँ एक और न सिर्फ बर्फ़ से ढकी हुई है बल्कि विश्वास से भी ढकी हुई है, और यदि ये विश्वास टूटता है तो सबसे बड़ा भूचाल वहीं से आएगा।